Hello everyone, I hope you all are doing great. So this is part 3 of UP Regulation of Urban Premises Tenancy Act 2021. बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स का क्वेश्चन है और जहाँ तक है शायद आपको ये इस बार पेपर में देखने को मिल सकता है. सो द क्वेश्चन इज what are the grounds on the basis of which tenant can be evicted from his premises. Grounds of eviction हमने पढ़ना है, सेक्शन 21 में ही दे रखा है. 2021 का एक्ट है, सेक्शन नंबर 21 आपको लिखना है और सेक्शन नंबर 22 लिखना है. 1972 की एक्ट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे सेक्शन 20 में ग्राउंड्स ऑफ एविक्शंस है. ठीक है, तो इस बार हम देखते हैं कि ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन में आखिरकार इस एक्ट में क्या नया आया है. तो देखिए सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग ये है कि जो टेनेंट है उसे प्रोटेक्शन दिया गया है अगेंस्ट द eviction. Tenant cannot be evicted during the continuation of the tenancy agreement. Under section 21, the general rule has been laid down that between this period of tenancy he cannot be evicted, but he can be evicted when there has been an agreement in writing by the landlord and the tenant, या फिर according to the provision of section 21 clause 2 और section 22 जहाँ पे ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन दे रखे हैं. बट अभी ये जो सेक्शन 21 है जहाँ पे जनरल रूल है, दो प्रोवाइजो दे रखे हैं. देखिए पहला प्रोवाइजो उसका ये कहता है कि मान लीजिए टेनेंट जिस घर में रह रहा है तो उसका ऑलरेडी एक लैंडलॉर्ड था, उस लैंडलॉर्ड ने वो घर बेच दिया, अब नया लैंडलॉर्ड आ गया. सो दिस न्यू लैंडलॉर्ड, ठीक है ना, ही कैन नॉट फाइल द एप्लीकेशन फॉर द रिकवरी ऑफ द पोजेशन ऑफ दैट प्रोमाइज जब तक पूरा 1 साल का टाइम पीरियड लैप्स ना हो जाए फ्रॉम द डेट ऑफ सच एक्विजिशन or expiry of tenancy agreement has been executed in between the erstwhile landlord and the tenant whichever is earlier. इन दोनों में से जो भी पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा सो अकॉर्डिंगली वो जो है एप्लीकेशन फाइल कर पाएगा. यानी कि जो पुराना लैंडलॉर्ड था उसके और टेनेंट के बीच में फॉर सपोज 6 महीने का टेनेंसी का पीरियड था, पीरियड ऑफ टेनेंसी वाज ऑफ 6 मंथ्स. अब जब वो नया लैंडलॉर्ड आया है तो मान लीजिए करीबन सिर्फ 2 महीने की उसकी पीरियड ऑफ टेनेंसी जो है बची है. सो इन दैट केस अब 2 महीने पहले जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा. सो देयर आफ्टर ही कैन फाइल द एप्लीकेशन फॉर द रिकवरी ऑफ द पोजेशन ऑफ दैट प्रीमाइस जो नया लैंडलॉर्ड है. अब यहाँ का जो सेकंड प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि देखिए जैसे ही लैंडलॉर्ड ने उसको एक्वायर करा, नया लैंडलॉर्ड ने एक्विजिशन ले लिया, उस प्रीमाइस का सारी जो जितनी भी कंडीशन है जो आपका पहला प्रोवाइजो है वो सारी कंप्लीट हो गई. अब ये जो नया लैंडलॉर्ड आया उसको इंटीमेट करना पड़ेगा द टेनेंट हु इज़ इन पोजेशन 1 महीने के अंदर ऑफ सच एक्विजिशन कि भाई अब मैं आपका नया लैंडलॉर्ड हूँ, मैंने एक्वायर कर लिया ये प्रीमाइस. Now grounds of eviction. The first ground has been given under section 21 clause 2. पहला ग्राउंड यही है कि जब टेनेंट रेंट पे नहीं कर रहा होगा, उस केस में ऐसा नहीं है कि इलीगल तरीके से फोर्सफुली जो है लैंडलॉर्ड उसको वहाँ से निकाल सकता है. He has to get the order of the rent authority. In that case what he will do, he will submit an application before the rent authority to get an order of the eviction and recovery of the possession of the premise. ठीक है, तो ग्राउंड ऑफ इविक्शन पहला वही हो जाएगा कि टेनेंट जो है अग्रीड रेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 जितना भी इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट में रेंट स्पेसिफाई हुआ था कि इतना रेंट पे करना है फॉर सपोज 3000 रुपीज़ पर मंथ, बट ही इज़ नॉट पेइंग दैट रेंट. सेकेंडली लगातार 2 महीने से रेंट पे नहीं कर रहा है, अदर चार्जेस भी पे नहीं करें, अदर चार्जेस में आपके बिल्स वगैरह आते हैं. सो व्हाट लैंडलॉर्ड हैज़ इवन डन कि उसने नोटिस ऑफ डिमांड टू गेट दैट रेंट ऑलरेडी उसको सर्व कर दिया था. ठीक है, और 1 महीने का टाइम भी लैप्स हो गया फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ दैट नोटिस ऑफ डिमांड ऑफ द रेंट. 1 महीने वो पूरा हो चुका है. तो ये पूरा लीगल प्रोसेस है. लगातार 2 महीने तो यहाँ कंडीशन होनी चाहिए कि लगातार 2 महीने से रेंट पे नहीं किया, नोटिस भी सर्व कर दिया, 1 महीना भी वहाँ पे लैप्स हो गया, स्टिल ही इज़ नॉट पेइंग द रेंट एज वेल एज द चार्जेस. सो जितना भी रेंट बकाया है तो इस केस में वो क्या करेगा लैंडलॉर्ड, उसके पास यही यहाँ पे एक रेमेडी है कि वो रेंट अथॉरिटी के सामने एप्लीकेशन फाइल करे टू गेट दैट टेनेंट इविक्टेड. सो 1972 के एक्ट में आपका देखिए पहले लगातार 4 महीने से अगर डिले पेमेंट हुआ है रेंट का तो उस केस में सूट फॉर इविक्शन लैंडलॉर्ड फाइल कर सकता था. अब वहाँ पे कोर्ट के सामने फाइल होता था. और ये जो रेंट अथॉरिटी फिलहाल आपके इस एक्ट में क्रिएट करी गई है फॉर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस. सो चेंज आपका क्या आया नए एक्ट में 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ से, तो जो पूरा जो टाइम पीरियड है ना आपका ये आधा हो चुका है. ठीक है, अब इसके प्रोवाइजो में देखिए एक बात, if a tenant is a member who belongs to the armed forces of union or who is serving under the Indian soldiers under special circumstances, तो उस केस में एक तो सेक्शन 3 के अंदर एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है. और वेर ही हैज़ डाइड बाय द एनिमी एक्शन, सो उस केस में उसके एयर्स वगैरह, तो जो पूरा टाइम पीरियड है वो 2 महीने नहीं है. रेंट अगर नहीं पे कर पाए तो रिलैक्स कर दिए गए 1 साल, मतलब आराम से 1 साल तक का टाइम पीरियड है कि इफ़ दे आर नॉट एबल टू पे द रेंट तो इविक्शन ऑर्डर उनके अगेंस्ट नहीं आ सकता है. 2 महीने की जगह 1 ईयर है. ठीक है, सो ये ध्यान रखेंगे. और पुराने एक्ट में 2 महीने की जगह जाहिर सी बात है 4 महीने था और सब्सटीट्यूटेड बाय द वर्ड 1 ईयर. ये 1 ईयर वहाँ भी था, 1 ईयर यहाँ भी है. नाउ नेक्स्ट
ग्राउंड इज मिसयूज ऑफ द प्रेमाइस बाय द टेनेंट। मिसयूज कैसे कर सकता है टेनेंट? मान लीजिए घर रहने के लिए दिया था, एजुकेशनल पर्पस के लिए दिया था, बट वहाँ पे कोई और काम होने लगे, इन द सेंस इमोरल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई, वहाँ पे इलीगल पर्पस से वो उसको यूज़ करने लगा, और ही इज़ कॉजिंग पब्लिक न्यूसेस और डैमेजिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है ना, प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, विच इज़ डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, या फिर एंक्रोचमेंट ऑफ द एडिशनल स्पेस भी हो सकता है। मतलब प्रीमाइस का यूज़ जिस पर्पस के लिए दे रखा है टेनेंसी एग्रीमेंट में, देखिए ये भी स्पेसिफाई होता है कि ये घर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया जा रहा है, रहने के लिए दिया जा रहा है, बट टेनेंट उसका मिसयूज़ करने लगा, रहने की जगह वहाँ पे गैम्बलिंग वगैरह स्टार्ट हो गई, इमोरल एक्टिविटीज़, सो दैट कैन बी द ग्राउंड फॉर फाइलिंग द सूट फॉर द एविक्शन अगेंस्ट द। नेक्स्ट ग्राउंड है कि जब लैंडलॉर्ड को उस प्रीमाइस पे कुछ ऑल्टरेशन कराना है, किसी कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, या कोई रिपेयर कराना है, बिल्डिंग को ही डिमोलिश करना है, या फिर बिल्डिंग के किसी हिस्से को ही डिमोलिश करना है उस प्रीमाइस के। अब ये सारा ऑल्टरेशन का काम बिना विकेट कराए तो प्रीमाइस के हो नहीं सकता है। यहाँ पे एक सिचुएशन वो आती है कि ठीक है, दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अग्रीमेंट हो गया कि जब ये सारा काम हो जाएगा सो यू कैन रीऑक्यूपाई दिस प्रीमाइस। अगर अब म्यूचुअल अग्रीमेंट हुआ है तभी वो रीऑक्यूपाई कर पाएगा, प्लस जो ये नया टेनेंसी अग्रीमेंट है वो सबमिट करना पड़ेगा रेंट अथॉरिटी के पास। अब एक सिचुएशन ये आती है कि टेनेंट जो है रीऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, ही इज़ नॉट अलाउड टू रीऑक्यूपाई दिस प्रीमाइस आफ्टर दिस होल कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ डन। तो वो कौन सी सिचुएशन है? सबसे पहली बात, कोई म्यूचुअल टेनेंसी अग्रीमेंट हुआ ही नहीं था दोनों के बीच में, ठीक है, एंड वेयर द टेनेंट हैज़ बीन इविक्टेड अंडर द ऑर्डर्स ऑफ रेंट अथॉरिटी, एक तो इविक्शन का भी ऑर्डर हो चुका था उसके अगेंस्ट। थर्ड थिंग, नेक्स्ट राउंड आपका ये बनता है कि जो उसने पूरा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वगैरह कराया और वेकेट करा दिया था टेनेंट को, उस केस में क्या हुआ है कि देयर हैज़ बीन चेंज इन द लैंड यूज़, मतलब कि वो प्रीमाइस जो था रहने के लिए था, बट अब वहाँ पे क्या कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरीके का हो चुका है कि नाउ ही विल लेट आउट फॉर द कमर्शियल पर्पस। तो उस केस में क्या है कि वापस से टेनेंट उसको रीऑक्यूपाई नहीं कर सकता है, ठीक है, देयर हैज़ बीन चेंज इन द यूज़ ऑफ दैट लैंड। नेक्स्ट राउंड आपका ये है कि टेनेंट दोबारा से उस प्रीमाइस को रीऑक्यूपाई तब भी नहीं कर सकता है जब उसने खुद एक रिटन नोटिस सर्व कर दिया था दैट ही विल वेकेट द प्रीमाइस। ऑलरेडी लैंडलॉर्ड को सबमिट कर दिया नोटिस कि मैं इस घर को खाली कर दूंगा, और जिसके चलते लैंडलॉर्ड ने क्या करा है कि ऑलरेडी किसी थर्ड पर्सन के साथ ही हैज़ एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ दैट प्रीमाइस। उस केस में भी वापस से वो रीऑक्यूपाई नहीं कर सकता है उस प्रीमाइस को। नेक्स्ट राउंड आपका ये बनता है कि टेनेंट वापस से उस प्रीमाइस को रीऑक्यूपाई तब भी नहीं कर सकता है जिस केस में उसने क्या करा, कुछ स्ट्रक्चरल चेंज खुद ही कर दिए टेनेंट ने उस घर में। अरे वो घर आपको रहने के लिए दिया था या फिर किसी कमर्शियल पर्पस से लेट आउट किया था, सो यू आर नॉट अलाउड टू डू सच थिंग मेरे बिना परमिशन से, मतलब कि आपने लैंडलॉर्ड की बिना परमिशन से कुछ स्ट्रक्चर चेंज कर दिए, कुछ फिक्चर्स वगैरह खड़ा कर दिया उसमें, ठीक है, सो यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। उस केस में भी आप वापस से उस घर को जो है रीऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं। अगली गलती टेनेंट की यहाँ पे ये है कि उसने सबलेट कर दिया है। सेक्शन 7 के हिसाब से क्या है, सबलेटिंग इज प्रोहिबिटेड, जनरल रूल यही है, ही कैन नॉट सबलेट अनलेस देयर हैज बीन अ सप्लीमेंटल अग्रीमेंट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट एंड दैट वाज सबमिटेड बिफोर द रेंट अथॉरिटी विद इन द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट भी करना पड़ेगा, कोई सप्लीमेंटल अग्रीमेंट नहीं हुआ था, आपने सबलेट कर दिया, एज वेल एज यू हैव ट्रांसफर्ड और असाइंड योर राइट्स इन द टेनेंसी अग्रीमेंट। सो सारा का सारा जो प्रोसेस हुआ है दैट वाज डन इन द वॉयलेशन ऑफ सेक्शन 7। देखिए सेक्शन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका प्रीवियस एक्ट है वहाँ पर सबलेटिंग में ये होता था कि आप पूरा पार्ट सबलेट नहीं कर सकते हैं, मतलब सबलेटिंग जनरल रूल दोनों में यही है कि सबलेटिंग हो नहीं सकती है, बट देयर आर सिचुएशन जहाँ पे सबलेटिंग हो सकती है। प्रीवियस एक्ट में क्या है, सबलेटिंग आप पूरे पार्ट की नहीं कर सकते, मतलब पूरा प्रीमाइस सबलेट नहीं कर सकते, ओनली अ पार्ट ऑफ इट कैन बी सबलेट। बट नेक्स्ट ग्राउंड यहाँ पे ये बनता है कि जिस केस में टेनेंट ने प्रीमाइस किसी और को रहने के लिए दे दिया है, ऑक्यूपाई किसी और ने कर लिया है, सो ही हैज़ अलाउड समबडी एल्स टू ऑक्यूपाई दैट प्रीमाइस अदर देन हिज फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स तो वहाँ पे रह ही सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं, सो उस केस में इविक्शन का ग्राउंड यहाँ पे बन जाता है। Thereafter, where the tenant has substantially removed his effect from the premise, यानी कि उसका इंटेंशन है उस प्लेस को वेकेट करने का, उस केस में वो दोबारा से उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है उस प्रीमाइस को। Thereafter, when the premise are required by the landlord either in its existing form or after the demolition and the new construction thereof for the purpose of its occupation, एक उसने कंस्ट्रक्शन रिपेयर वगैरह जितना सब कुछ कराया, बेसिकली उसको ज़रूरत खुद के लिए ही थी, खुद के काम के लिए थी, तो उस केस में वापस से टेनेंट ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है उस प्रीमाइस को। तो ये वेरियस ग्राउंड से आपके सेक्शन 21 क्लॉज 2 में। लास्ट ग्राउंड फॉर इविक्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 22, सेपरेटली एक प्रोविजन रखा है, बिकॉज यहाँ पे हम स्पेशल सिचुएशन की बात करते हैं। लॉ में कहीं भी कुछ भी लिखा हो या फिर इस एक्ट में कहीं भी कुछ भी लिखा हो, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये वाला जो सेक्शन है वो प्रिवेल करेगा। अब सिचुएशन क्या है कि देखिए, मान लीजिए कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेनेंसी
लैंडलॉर्ड की डेथ हो जाती है एंड देयर इज़ एन रिक्वायरमेंट ऑफ दैट प्रीमाइज बाय द लीगल एयर, तो लीगल एयर उस लैंडलॉर्ड के क्या करेंगे कि सूट फॉर इविक्शन फाइल करेंगे बिफोर द रेंट अथॉरिटी। रेंट अथॉरिटी आफ्टर बी सेटिस्फाई कि हाँ लीगल एयर को ज़रूरत है उस प्रीमाइज की, दे विल पास द नेसेसरी ऑर्डर अगेंस्ट द टेनेंट, और टेनेंट को वो वेकेट करना पड़ेगा फिर। आई होप सो स्टूडेंट ये आपको ये जो इविक्शन के ग्राउंड्स है टेनेंट के वो क्लियर हो गए। थोड़े पॉइंटर्स में याद रखना, आपको पॉइंटर्स में याद होंगे, मटेरियल पता होगा कि चल क्या रहा है, या फिर खुद को आप एज अ टेनेंट बना लो तो अब आप समझ लो कि क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं कि आपको इविक्ट किया जा सकता है, आप तब भी इन चीज़ों को समझ पाएंगे। बस थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि वो अरियर्स ऑफ रेंट में आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स ध्यान में रखना है। बाकी तो पॉइंट्स पे याद रखना, मिस यूज़ ऑफ प्रीमाइस तो आप उससे बता देंगे सारी बातें, और लैंडलॉर्ड ने जब रिपेयर के लिए लिया है प्रीमाइस को तो उस केस में क्या क्या सिचुएशन है कि वापस से वो उसको रीऑक्यूपाई नहीं कर सकता है। और सेक्शन 7 के वॉयलेशन वाली चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि उस पर आपका सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है। सो दैट्स इट ऑन दिस वीडियो, आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।